हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है अपना लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, लॉस्ट स्प्रिंग जो कि इसके राइटर हैं अनीस जंग। इस चैप्टर को अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगा, पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और बहुत ही इजी तरीके से सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जहां जहां से प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के और छोटे बड़े जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे और फिर एमसीक्यूज रहेंगे वो ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं वरदाराम, लेक्चरर इन स्कूल एजुकेशन, और यहां पर अपन पढ़ेंगे आज का अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अबाउट द राइटर एंड अबाउट द लेसन। अपन जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेखक के बारे में और अपने इस लेसन के बारे में। लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसका पूरा नाम पहले मैंने बता दिया कि जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो पहला प्रश्न तो यही से बनता है, कई बार इसका पूरा, इस चैप्टर का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। आइए जानते हैं सबसे पहले अनीस जंग के बारे में। अनीस जंग इज अ रिनॉन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात या सुप्रसिद्ध। इज अ रिनॉन्ड इंडियन स्कॉलर एंड पोइट। तो अनीस जंग जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और स्कॉलर रहे हैं। She has worked as a journalist and editor for major newspapers in India and abroad. इन्होंने क्या किया है, अनीस जंग ने इन्होंने काम किया है किस रूप में, एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एंड एडिटर का मतलब होता है संपादक, एडिटर का मतलब होता है संपादक, ठीक है। तो एक संपादक के रूप में और साथ ही साथ एक पत्रकार के रूप में इन्होंने जो मुख्य समाचार पत्र हैं भारत में भी और बाहर विदेशों में भी, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर इसका कर लेता हूँ चेंज, तो आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, इन्होंने विदेश में भी और भारत में भी जो है महत्वपूर्ण जो पत्र रहे हैं उनके संपादक के तौर पर इन्होंने काम किया है। सी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लिवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन। लिवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जीवंत और विशद वर्णन। सामान्यतया अनीस जंग किस चीज के लिए जानी जाती है, वो अपने जीवंत और विशद वर्णन के लिए। जीवंत मतलब किसी भी चीज का सजीव वर्णन करना, और विशद मैंने गहन और एकदम खुल करके पूरा, है ना, क्लियर वर्णन करने के लिए जो है अनीस जंग जानी जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा अबाउट द राइटर, और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। इन लॉस्ट स्प्रिंग, चैप्टर का नाम है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है मतलब खोया हुआ बचपन, ठीक है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसमें अनीस जंग डेपिक्ट्स मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज दैट लेड अ लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education। एक एक चीज को समझते हैं। अनीस जंग लॉस्ट स्प्रिंग में क्या करती है। अब कई बार देखो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है ना, ये जो चैप्टर का जो टाइटल है, ये टाइटल कहाँ तक सूटेबल है। आप इस टाइटल को सूट कैसे करता है, आप बताइए। लॉस्ट स्प्रिंग नाम जो है इस टाइटल को कैसे सूट करता है, तो इसको अपन क्वेश्चन में लेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब कि खोया हुआ बचपन। तो आपने देखा कि जो गरीबी और बेकारी में जो बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनका बचपन तो उन छोटे मोटे तुच्छ कार्य करने में समाप्त हो जाता है, उनका बचपन खो जाता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो बिल्कुल सूटेबल है, इस तरीके से हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग डेपिक्ट्स का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, है ना, दिखाना, दर्शाना, शो करना, उसका वर्णन करना। डेपिक्ट्स क्या वर्णन करती है, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, मतलब जिसपे हमें दया आ जाए, दुख भरा, दयनीय। एंड डिप्लोरेबल का मतलब होता है कमी, खराब,
है ना। डिप्लो मतलब का मतलब होता है कमी, डिप्लोरेबल। तो ये कमी, डिप्लोरेबल यानी कमी, खराब। डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज, उन परिवारों की दयनीय और खराब स्थिति का वर्णन करती है अनिस जंग। वो कौन से परिवार? दैट लेड अ लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन, जो कि कमी का जीवन जीते हैं, जो कि अभावों का जीवन जीते हैं। डेप्रिवेशन डेप्रिवेशन इन द विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। विशियस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र, विशियस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र, एक बहुत ही बुरा दुष्चक्र का जो जीवन जीते हैं। विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, शोषण भरी जिंदगी जीते हैं, शोषण भरी, एक शोषण से भरे हुए दुष्चक्र की जिंदगी जो जीते हैं, उन परिवारों का वर्णन इसमें किया है अनिस जंग ने। ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की कमी। लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा की कमी। तो शिक्षा की कमी और गरीबी की वजह से ये जो शोषण भरा जीवन जीने के लिए जो परिवार मजबूर हैं, इन परिवारों की कमी, इनके अभावों का वर्णन और उनकी खराब और दयनीय स्थिति का वर्णन अनिस जंग ने इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या बताता है। दो कहानियां हैं, दोनों कहानियां इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। पहली कहानी है साहिब ए आलम की और दूसरी कहानी है मुकेश की। तो दोनों ही में इस ही प्रकार के जीवन का वर्णन अनिस जंग ने किया है। आगे क्या लिखा है कि सी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल and hazardous task to supplement the income of their families। इसमें इस कहानी में सी मैंने अनिस जंग फोकसेस मैंने ध्यान केंद्रित करती है। क्या करती है? ऑन द चिल्ड्रन, उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है, उन बच्चों की दयनीय कंडीशन को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जो हु आर डूइंग मैनुअल, जो कि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैनुअल मैंने छोटा, महत्वहीन, तुच्छ, मतलब बहुत कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्का फुल्का, छोटा सा, तुच्छ, बेकार सा काम करके अपना जीवन खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो मैनुअल एंड हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। छोटा सा तुच्छ कार्य करते हैं बट खतरनाक काम करते हैं, कई बार पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार के खतरनाक कार्य ये लोग करते हैं, है ना। भट्टियों के पास बैठ करके, मशीनों के पास बैठ करके ऐसे ऐसे काम। टास्क टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, क्या करने के लिए? अपने परिवार की इनकम में थोड़ा सा योगदान देने के लिए, क्योंकि बेचारे गरीब हैं, घर कैसे चलावें, परिवार कैसे चलावें। तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इन बच्चों को उस काम में लगा देते हैं ताकि परिवार की आय में थोड़ा सा योगदान उनका भी हो जाए। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ देम सकम्ब, सकम्ब का मतलब होता है प्राप्त हो जाना। इनमें से ज्यादातर बच्चे, ये जो बच्चे जो बहुत ही छोटा तुच्छ महत्वहीन कार्य करते हैं और खतरनाक कार्य जो करते हैं, ये बच्चे जवानी में जाने से पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। सकम्ब का मतलब होता है प्राप्त हो जाना टू वेरियस डिजीजेज, अलग अलग प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, मतलब जवानी में प्रवेश करने से पहले ही, युवावस्था में प्रवेश करने से पहले ही ये बच्चे कई प्रकार की भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार तो हमने देखा अबाउट द राइटर एंड अबाउट द लेसन कि इसमें लेखिका जो है अनिस जंग, उनके बारे में हमने जान लिया, चैप्टर के बारे में हमने जान लिया। और अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, इसका करेंगे हम एक्सप्लेनेशन। आइए करते हैं शुरू। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो शुरुआत करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे हम साहिब ए आलम की। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या है कि दो स्टोरीज हैं, दो स्टोरी हैं, एक है साहिब ए आलम की और दूसरी है मुकेश की कहानी। तो शुरुआत करते हैं साहिब ए आलम की कहानी। लेखिका अनिस जंग से एक बच्चा क्या कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, मुझे कभी कभार कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। आपने देखा जैसे कचरे के ढेर इस तरीके से है ना, कचरा पड़ा रहता है, गंदगी जो पड़ी रहती है। तो इसमें आपने कुछ बच्चों को पॉलीथीन पीछे लटकाया हुआ एक बड़ा सा बैग रहता है और वो कुछ ढूंढते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से निकालते हैं, कोई प्लास्टिक की थैली, कुछ चप्पल, जूते, कोई भी ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती
जाती है। तो ये जो क्या कहता है बच्चा, साहिब ए आलम क्या कहता है कि मुझे कभी कभार इस कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। भाई क्या मिल जाता है? 1 रुपया मिल जाता है। अनिस जंग कहती है वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? अनिस जंग ने पूछा कि आप ऐसा करते क्यों हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो अनिस जंग क्या कहती है कि मैंने उस बच्चे साहिब से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जो कि आई एनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, तो जिससे मेरा रोज सामना होता है। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह मेरा जब उससे सामना होता है, क्या करते हुए? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के इस ढेर में, गार्बेज डंप्स का मतलब होता है कचरे का पूरा जो ढेर होता है, उस कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हुए। अब देखिए यहाँ पे सोना मतलब एक्चुअल में कोई सोना नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तुच्छ छोटी सी जो चीजें मिलती है, ये चीज़ें इनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है जैसे कि सोने के समान, क्योंकि जरा सा भी कोई चीज़ ऐसी मिलेगी और वो जब बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा, वो पैसा इन परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए यहाँ पे इसे गोल्ड कहा गया है। तो कहाँ पे ये कचरे का ढेर कहाँ है? ऑफ माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जब कचरे का ढेर होता है वहाँ पे सुबह एवरी मॉर्निंग जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, जिसमें साहिब आलम से मैंने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब यहाँ पे थोड़ा सा साहिब के बारे में बताती है लेखिका अनिस जंग कि साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ा था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory। अब लेखिका यहाँ पे उसके शुरुआत के बारे में बता रही है, उसके परिवार के फैमिली के बारे में, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे उसके बारे में बता रही है। तो क्या कहती है कि इन लोगों इसने साहिब आलम ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ा था, और इनका घर कहाँ पे था? सेट अमिडस्ट इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। सेट अमिड्स का मतलब होता है के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में? ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था ढाका बांग्लादेश की राजधानी। आपने देखा होगा भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से कई लोग पहले भी भारत आए और अभी भी आ रहे हैं, खूब सारे लोग आते हैं। तो ये लोग भी जो है ना, ये ढाका से भारत आ गए थे, इंडिया आ गए थे, और वहां से चूंकि आए तो इनका घर परिवार जमीन जायदाद सब कुछ वहीं रह गया, तो ये यहाँ आकर के रह रहे हैं और फिर ऐसा छोटा मोटा काम करके और अपना जीवन चला रहे हैं। His home is not even a distant memory। और साहिब को अपने घर के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी मतलब बहुत दूर दूर तक भी इसे कोई याद नहीं है। इज नॉट, है ना, इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। और फिर उसकी माँ इनको बताती है, बच्चों को बताती है कि वहां पर बहुत ही भयंकर तूफान आया करते थे, है ना। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, आपने भी देखा होगा बंगाल की खाड़ी जो नीचे है, बंगाल की खाड़ी से कई तूफान उड़ते हैं, तो आसपास का जो इलाका है वो प्रभावित होता है। और बांग्लादेश का जो ढाका शहर है, यहाँ पर जब ये फिर तूफान आते थे, उन तूफानों में फिर बारिश होती थी, आंधी भी चलती थी, भयंकर बाढ़ें आती थी। उन बाढ़ों में, बाढ़ की वजह से, स्वेप्ट का मतलब होता है बह जाना, स्वेप्ट अवे बह जाना, क्या? देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घर और उनके खेत जो है वो उसमें बह जाते थे पूरी तरह से। तो रोज रोज की इस परेशानी से निजात पाने के लिए ये लोग जो है वहां से छोड़ छाड़ करके और इंडिया आ जाते हैं। ऐसा उसकी माँ उसको बताती, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, वो तो छोटा रहा होगा या शायद जन्म भी उसका इंडिया में आकर के हुआ होगा, उसको पता नहीं है। तो उसकी माँ इनको ऐसा बताती है कि हम ढाका के रहने वाले थे, हमारे हरे भरे खेत जो है वो वहां पर थे, लेकिन तूफानों की वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अब बच्चों प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, पहला तो यह है कि जो ये क्या कहते हैं इसको, साहिब ए आलम कहाँ का रहने वाला था, तो आप लिखेंगे कि वो ढाका में रहता था। दूसरा ये था कि ये इन्होंने ढाका छोड़ा क्यों, ये ढाका से इंडिया क्यों आ गए, तो आपको बताना है कि वहाँ पर जो है स्टॉर्म्स आते थे, तूफानों की वजह से इनके घर और इनके खेत जो है वो बह जाते थे पानी में, और इसीलिए ये लोग जो है रोजी रोटी की तलाश में, है ना, कुछ पेट भरने की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में इंडिया आ गए। आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई
दे लेफ्ट। यही कारण है कि उन लोगों ने वहां से छोड़ करके ये लोग जो है वो यहाँ पे आए हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। किसकी खोज में? लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की खोज में, मतलब कि पैसों की खोज में, है ना, पैसों की खोज में, रोजगार की खोज में ये लोग वहां पर आए और अब इस बड़े शहर में रहते हैं, बड़े शहर में जहां अभी ये रहते हैं वहां पे ये लोग आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। हाँ, जब अनिस जंग ने पूछा ना कि भाई आप लोग ये ऐसा क्यों करते हो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो वो क्या कहता है? इधर उधर देख करके, सामने देख करके नहीं, कभी इधर देख कर कभी इधर। कहा मेरे पास कुछ करने को भी तो नहीं है ना। क्या कहता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और दूसरा करने को भी तो नहीं है ना। इस तरीके से वो अपने काम में बिजी है थोड़ा, मतलब इस तरीके से, तो वो इधर उधर मुंह करके और वो बुदबुदाता है, बताता है इस तरीके से अनिस जंग को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट हमारा जो पेज है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है। बच्चों नेक्स्ट पेज पे अपन पहुंचे और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। उसके अलावा आपका जो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है इंग्लिश का 12th क्लास के लिए और ग्रामर का जो पोर्शन है आपका, वो सब कुछ अपन कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इसकी PDF, इसके नोट्स, ये जो वीडियोज़, और उसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके MCQs और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs टाइप के जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप एक ही जगह पे प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेगी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। हाँ, तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। इस एजुकेशन राइज ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इस कंप्लीट कोर्स में मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई वो आपको मिलेगी और प्राइस है मात्र 99 रुपीज़, पूरे 1 साल की वैलिडिटी, ओनली 99 रुपये, मतलब 100 रुपये। 100 रुपये में ये पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। और इसमें सारी चीज़ें मिलेगी, मैंने आपको बताया, PDF में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम्स तक आप जो है, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप इस कोर्स को जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सीधा ऐप पे पहुंचोगे, डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप ये कोर्स देख सकते हैं। इंग्लिश के अलावा बाकी जो अगर आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के कोर्सेज भी हमने वहां पे अवेलेबल करवाए हैं। प्रत्येक की रेट है मात्र 99 रुपये, ओनली 99 रुपये में आप ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। इतना सस्ता कोर्स आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो जरूर ले लीजिए और आप अपनी बढ़िया तैयारी कीजिएगा। हमारे साथ जो पिछले वर्षों में जो बच्चे जुड़े थे, उन्होंने 95 से एवो परसेंटेज है ना, 90, 92, 95, 97, 96 परसेंटेज जो है उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, हमारी जो लाइव क्लास होती है, वो लाइव क्लास भी हम ऐप में भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी हमारी डेली शाम को होती है लाइव क्लास। तो लाइव क्लास भी आपको मिलेगी और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस चैप्टर को अपन पढ़ते हैं। और यहाँ पे अब आगे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। मैंने कहा उससे कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते, है ना, स्कूल जाओ। मैंने कहा उससे स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन तुरंत ही मैंने, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जल्दी ही, शीघ्र ही मैंने महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। तुरंत ही मैंने महसूस कर लिया कि मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो सलाह है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मेरी सलाह कितनी खोखली है। मस्ट साउंड, हॉलो का मतलब होता है खोखला। तो मेरी सलाह कितनी खोखली है, मतलब मैंने जो कहा ना कि भाई तुम स्कूल चले जाओ, मैं जिसमें इस बात में कोई खास दम नहीं था, मैंने कह तो दिया पर फिर मुझे महसूस हुआ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब उसने कहा, जब मैंने कहा कि भाई स्कूल जाओ, तो उसने कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। आई विल गो, उसने कहा मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम,
आई आस्क, अनिस जंग कहती है कि फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या अगर मैं स्कूल खोल दूं तो तुम स्कूल आओगे? हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा हाँ आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब थोड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए उसने जो है उस बच्चे ने कहा बिल्कुल आऊँगा अगर आप स्कूल खोलते हो तो। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, कुछ दिनों के बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वो बच्चा दौड़ता हुआ मेरी तरफ आता है। इज योर स्कूल रेडी, और आके पूछता है क्या आपका स्कूल बन गया, क्या आपका स्कूल बन गया? कौन पूछ रहा है यहाँ पे ये बात कौन पूछ रहा है? तो साहिब ए आलम अनिस जंग से पूछता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, फिर मैं कहती हूँ देखिए स्कूल बनने में टाइम लगता है, स्कूल इतना जल्दी नहीं बनता है, स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, अब मैंने ये जो वादा किया था उससे, मैंने जो प्रॉमिस किया था स्कूल का, ये एक प्रकार से जो कि मेरा उद्देश्य नहीं था, मतलब स्कूल बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, पर मैंने उस बच्चे से कह दिया था। उस प्रॉमिस की वजह से मुझे काफ़ी ग्लानि महसूस हो रही थी, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मुझे ऐसा भाव महसूस हो रहा था कि मैंने इस बच्चे से कैसे प्रॉमिस कर दिया। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, मैंने जो वादा किया था स्कूल का, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था स्कूल बनाने का, बट मैंने इसे वादा कर लिया, और अब चूंकि मुझे ग्लानि महसूस हो रही है, लेकिन मैंने जो वादा किया था, ऐसे वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस बच्चे का जो इस प्रकार का जो संसार है, अभावों से भरा हुआ जो संसार है, इस अभावों से भरे हुए संसार के में चारों तरफ ऐसे वादे मिल जाएंगे। मतलब हर कोई इन बच्चों को या इन लोगों को, इस प्रकार के लोगों को कहता रहता है कि भाई ऐसा वैसा, लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब उस अनिस जंग कहती है कि साहिब ए आलम को जानने के कई महीनों बाद, रोज रोज इस तरीके से मिलते रहे, परिचय होता रहा, बातचीत होती रही, तो इसको जानने के कई महीनों बाद आई आस्क हिम हिज नेम, एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने घोषणा करी, उसने कहा, मतलब घोषणा करी मतलब बताया, मैंने पूछा नाम क्या है, उसने कहा साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उस बच्चे को नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या होता है, साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उस बच्चे को नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उस बच्चे को पता भी चल जाए कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। अगर उस बच्चे को पता चल जाए कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, जैसा कि तुम्हारा नाम है, नाम के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा उस पर विश्वास नहीं करेगा, बच्चा उस बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक कहाँ है, उसके तो खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, इतनी गरीबी में वो अपना जीवन जी रहा है कि वो कचरे के ढेर से चीजें ढूंढ ढूंढ करके निकालता है, वो ब्रह्मांड का मालिक कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है जीवन में ज़्यादातर यही होता है कि हमेशा नाम का विरोधाभास लेकर के व्यक्ति को जीना पड़ता है। आपने अगर महादेवी वर्मा को पढ़ा हो, वो अपनी रचनाओं में लिखती हैं कि हमेशा व्यक्ति को जीवन में अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है, नाम के विपरीत जो है वो उसको जीवन मिलता है, ऐसा कई बड़े लेखक और कवि लोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही था कि इसका मतलब तो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। एक्चुअल में वो ब्रह्मांड का मालिक नहीं था, वो तो बेचारा दो रोज की रोटी नहीं मिल पा रही थी उसे, 2 टाइम का भोजन उसे पाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं, तो बस विश्वास नहीं करेगा वो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनभिज्ञ, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, अनभिज्ञ, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके नाम का क्या मतलब है, उसका नाम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ में घूमता है ना। रोम का मतलब होता है घूमना, आवारा, इधर उधर, कोई बेवजह बिना मतलब के। तो किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज,
नंगे पांव चलने वाले बच्चों की एक आर्मी, एक सेना, एक टुकड़ी। अब पांव में जूते नहीं पहनते थे ये बच्चे। तो यहाँ पे देखिए लेखिका ने इन्हें आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय कहा है। बेयरफुट बॉय मतलब बिना जूतों के, नंगे पांव, बिना जूतों के। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह सामने मिलते थे अनिस जंग को। तो अनिस जंग कहती है ऐसे लग रहा है जैसे मान लीजिए कि सुबह के जो पक्षी प्रकट होते हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह खूब सारे पक्षी आसपास आते हैं दाना चुगने के लिए, दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मॉर्निंग बर्ड्स आते हैं हमें दिखते हैं, वैसे के वैसे ये बच्चे जो है वो सुबह सुबह हमें दिखाई देते हैं, उसके बाद में फिर दिन में ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा सा मैं एक लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों तक लगातार इस तरीके से बातें होती रही, मिलना जुलना हुआ। फिर ये कह रहे हैं इनकी जो पूरी टुकड़े थी, इनकी जो पूरी आर्मी थी, जो आर्मी मतलब जो एक प्रकार का इनका जो ग्रुप था, उस ग्रुप के प्रत्येक बच्चे से मैं परिचित हो गई, इस प्रत्येक मेंबर से मेरा परिचय हो गया था। अब देखो यहाँ से प्रश्न बच्चों कहाँ से बनेगा। पहला तो ये था कि साहिब ए आलम, उस बच्चे का नाम क्या था अगर ऐसा पूछा जाए, जिसको जो कि बच्चा एनकाउंटर करता था। एनकाउंटर मतलब यहाँ पे मिलना है, ध्यान रखना। एनकाउंटर का मतलब वो जो है आमने सामने जो लड़ाई होती है वो वाला एनकाउंटर नहीं है, ठीक है, आमना सामना होना। तो जब लेखिका अनिस जंग का उस बच्चे से आमना सामना होता था तो उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का पूरा नाम था साहिब ए आलम। याद रखिएगा, साहिब ए आलम। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा साहिब ए आलम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ साहिब ए आलम। तो आप लिखेंगे साहिब ए आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे किसके साथ दौड़ता था, कहाँ पे दौड़ता था, तो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता था। उसके बाद यहाँ पे है कि लेखिका ने इन्हें बेयरफुट बॉय, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज क्यों कहा है, क्योंकि बच्चे जूते नहीं पहनते थे और बिना जूतों के पूरा का पूरा ग्रुप बिना जूतों के गलियों में दौड़ता था, वो चीज़ें गार्बेज डंप्स में से ढूंढता था। एंड हु अपीयर लाइक मॉर्निंग, साथ ही साथ इन बच्चों को मॉर्निंग बर्ड्स क्यों कहा है, क्योंकि ये बच्चे सुबह सुबह दिखाई देते थे, बाद में दिन में फिर जो वो गायब हो जाते थे, जैसे सुबह के पक्षी दिखाई देते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए पिक्चर्स भी लगाई है, साथ साथ में आप लोग इसे देख लीजिए। जैसे मॉर्निंग बर्ड्स, तो सुबह सुबह के जो बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं, उनकी तरह ये बच्चे दिखाई देते हैं और बाद में फिर जो वो गायब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर अपना नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, Why aren't you wearing chappals? I ask one। लेखिका अनिस जंग कहती है कि मैंने उन बच्चों में से किसी एक बच्चे से पूछा, आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। My mother did not bring them down from the shelf। तो एक बच्चे ने कहा, जब एक बच्चे से पूछा कि तुम जूते चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, तो एक बच्चे ने कहा मेरी माँ सेल्फ से नीचे नहीं उतारती। सेल्फ होता है ना, मतलब आलिया जैसे जहाँ पे ऊपर अपन सामान रखते हैं ना, ऊपर जगह बनाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे रखे हुए हैं और वहाँ से मेरी माँ उन्हें जो है वो नीचे नहीं उतारती है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का ब्रिंग और डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब फ्रेजल वर्ब है, नीचे लाना, नीचे नहीं लाती सेल्फ से, तो जूते वहाँ पड़े हैं, नीचे नहीं लाती। ही आंसर सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता है मेरी माँ नीचे नहीं उतारती, कहाँ से पहनूंगा। इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। लेकिन दूसरा एक और बच्चा जो पास में खड़ा था और वो जूते पहने हुए था, लेकिन वो दोनों जूते मैच नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग जूते थे। उस बच्चे ने कहा कि यदि उसकी माँ जूते उसे दे भी देती है, अगर सेल्फ से नीचे उतार भी देती है, इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये बच्चा नहीं पहनेगा, बच्चा फेंक देगा, बच्चा कहेगा मेरे को नहीं पहनने जूते। दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरा बच्चा क्या था, एड्स मैंने उसने कहा, एनदर दूसरे बच्चे ने, हु इज वियरिंग जो कि पहने हुए है, शूज जूते, दैट डू नॉट मैच, वो जो जूते पहने हुए वो दोनों जूते मैच नहीं करते, मतलब दोनों पाँव में अलग अलग जूते हैं। When I comment on it, जब मैंने इस पे कमेंट किया भाई तुम्हारे ये जूते अलग अलग कैसे हैं, है ना। when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। तो वो अपने पाँव ऐसे ऐसे घिसता है ना, ऐसे ऐसे अपने पाँव घिसने लगा, उसने घिसे बट बोला कुछ भी नहीं। I want shoes says a third boy। एक और तीसरा बच्चा पास में खड़ा था, उस बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। तीसरे बच्चे ने क्या कहा, मुझे जूते चाहिए।
Who has never owned a pair of all his life, जिसने कि अपने पूरे जीवन में, इस बच्चे ने पूरी लाइफ में, अभी तक के पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे। उस बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका अनिस जंग कहती है मैंने देश भर का भ्रमण किया है, मैंने पूरे भारत भर का भ्रमण किया है, मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हुए, वॉकिंग बेयरफुट, बिना जूतों के चलते हुए, बिना जूते पाँव में पहने बच्चों को मैंने चलते हुए देखा है। कहाँ पे, इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, दोनों जगह मैंने शहरों में भी बच्चों को देखा है जो जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव चलते हुए, और साथ ही साथ मैंने गांव की सड़कों पर भी बच्चों को बिना जूतों के चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेखिका क्या कहती है कि इज वन एक्सप्लेनेशन। अब एक बात कही जाती है जब पूछते हैं कि भाई ये आखिर कारण क्या है, बच्चे जूते क्यों नहीं पहनते, तो एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, मतलब एक कारण ये बताया जाता है कि ये पैसे की कमी नहीं है। इट इज़ नॉट, क्या कहता है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की, ऐसा नहीं है कि बच्चों को जूते नहीं मिलते, पैसे नहीं इसलिए नहीं पहनते बच्चे, लेकिन क्या कहते हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक परंपरा हो गई है, एक ऐसा रिवाज हो गया है, बच्चे बिना जूतों के रहना चाहते हैं। इस एक कारण ये बताया जाता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है, लेखिका अनिस जंग कहती है कि जब इस बात को मैं सुनती हूं कि ये एक पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक रिवाज हो गया है बच्चों में जूते न पहनने का, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या जो एक यहाँ पे कहा गया कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, निरंतर, स्टेट मैंने दशा, गरीबी की लगातार बनी हुई इस दशा को छुपाने के लिए, इस दशा को या इस गरीबी की इस लगातार बनी हुई दशा को छिपाने के लिए एक प्रकार का बहाना है कि भाई बहाना ही हुआ एक प्रकार से कि बच्चे नहीं पहनते, बच्चे जानबूझ के नहीं पहनते, पैसे की कमी नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका कहती है मुझे कहानी याद आती है, एक बार उडुपी में, उडुपी एक प्लेस है साउथ इंडिया में, तो वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी, वो कहानी लेखिका को याद आती है। क्या कहती है लेखिका, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो बच्चा जिसने कहानी सुनाई वो कहता है कि जब मैं एक मतलब बालक था मैं, तो उस समय मैं स्कूल जाया करता था और मेरा स्कूल जो है वो किसी एक पुराने मंदिर के पास हुआ करता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट। उस मंदिर में उस बच्चे के पिताजी पुजारी हुआ करते थे, पूजा करते थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहानी सुनते हैं अनिस जंग की, तो कहती है कि इसके पिताजी, उस बच्चे के पिताजी उस मंदिर में पुजारी थे, उस बड़े से मंदिर में, और उस मंदिर के पास में उस बच्चे का था स्कूल, वो बच्चा उस स्कूल जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो जब स्कूल जाता था तो जो मंदिर था उस मंदिर में वो हल्का सा थोड़ी देर के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और फिर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था, हे भगवान, जो भी देवी देवता उसमें रहे होंगे उनसे निवेदन करता था कि मुझे जूतों की एक जोड़ी दिला दीजिए, वो भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्षों बाद, I visited his town and the temple। मैंने फिर से, लेखिका अनिस जंग कहती है, मैं उस शहर गई जो जहाँ पे जिसके बारे में मैंने कहानी सुनी थी, और मैं उस मंदिर भी गई जिस मंदिर के बारे में बताया गया था, which was now drowned in an air of desolation। drown का मतलब होता है डूब जाना। वो जो शहर था, वो जो टाउन था, कस्बा था, और वो जो मंदिर जो था, वो अभी वर्तमान में, डिजोलेशन का मतलब होता है एकांत, डिजोलेशन का मतलब होता है एकांत, तो अभी वो कस्बा, वो शहर पूरी तरह से एकांत बन चुका है। मतलब अब जित वहाँ पे ना भीड़ भाड़ है, ना लोग हैं, ना चहल पहल, कुछ भी नहीं है। इन द बैकयार्ड, पीछे का जो भाग है उस मंदिर का, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे एक नया पुजारी रहता है, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे जो बैकयार्ड है, उस जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो नया पुजारी रहता है, उसके बैकयार्ड में, उसके वहाँ पे जो पीछे वाला जो भाग है मकान का, वहाँ पे कई सारी रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए एक बच्चा, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि सॉक्स भी पहने हुए, मोजे भी पहने हुए हैं, साथ ही साथ शूज भी पहने हुए हैं, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते
भागते हुए आया, दौड़ता दौड़ता आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और आते ही उसने अपना जो बैग था स्कूल का, वो एक फोल्डिंग बेड पड़ा था वहाँ पे, उसके ऊपर फेंक दिया और फेंका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर्स और इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई है इसमें, फेंक दिया। और फिर आगे क्या कहा गया है, लुकिंग एट द बॉय, अब फिर मैंने उस बच्चे को देखा, लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब जो जिस बच्चे ने वो बैग फेंका फोल्डिंग बेड पे, और बैग फेंका और मैंने उस बच्चे को देखा, तो मुझे एक और कहानी याद आई। क्या कहती लेखिका है, रिमेंबर्ड अ प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, एक और बच्चे ने देवी से प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना मुझे याद आई, उस बच्चे की मुझे कहानी याद आई। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उस बच्चे को जूतों की एक जोड़ी मिली, तो उस समय उस बच्चे ने प्रार्थना करी थी देवी से, क्या करी थी, लेट मी नेवर लूज देम, हे देवी मैं ये जूतों की जोड़ी कभी खो नहीं, मतलब हमेशा मेरे पास जूते रहें। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और इस पुजारी के, है ना, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, इस पुजारी के बेटे के समान जो यंग बॉयज हैं, युवा जो बच्चे हैं, वो आजकल जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन सोजलेस, लेकिन आज भी कई सारे दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, है ना, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रैग पीकर्स हैं। रैग पीकर्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग, कूड़ा कचरा बिनने वाले जो बच्चे हैं वो आज भी बिना जूतों के हैं, आज भी उनके पाँव में जूते नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे अनिस जंग क्या कर रही है बच्चों, कि ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो रैग पीकर्स हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनके हालातों के बारे में बता रही है कि उनके पाँव में जूते तक नहीं होते हैं। ये बच्चे किस प्रकार का काम करते हैं, कचरे में से कुछ चीज़ें ढूंढते हैं, उनकी सारी कंडीशन के बारे में लेखिका ने यहाँ पर हमें बताया है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब एक काम करते हैं कि लेसन काफ़ी लंबा हो रहा है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये जो भाग है ना इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट में इसे अपन कंप्लीट करते हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा है इसकी कंप्लीट आपको PDF और इसका वीडियो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज और आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9079622989, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय, तब तक के लिए।